नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर झुंझुनू में ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोगों की जो लगातार मांग आ रही थी कि सर टॉपिक वाइज जो है हमें पढ़ाया जाए, आज उसी के संदर्भ में मैं आपके सामने रूबरू होने आया हूँ। दोस्तों, आज जो हम हैं वो राजस्थान के भूगोल पर अपनी जो कक्षा है वो प्रारंभ करेंगे। और ये जो कक्षा है ये हमारी पहली कक्षा होगी। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमने क्लासें ली थी। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है वो राजस्थान भूगोल परिचय है। राजस्थान भूगोल, और राजस्थान भूगोल में जो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है परिचय। परिचय के बाद में हम बात करेंगे राजस्थान की आकृति। आकृति के बाद में हम जो चर्चा और परिचर्चा करेंगे वो करेंगे क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल के बाद में हम बात करेंगे इसके भौतिक विभाग, और भौतिक विभाग के साथ ही हम इसकी बात करेंगे स्थिति की। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान का जो परिचय है, इस परिचय के अंदर हम मुख्य रूप से 4 टॉपिक लेंगे। पहला परिचय, दूसरा आकृति, तीसरा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के साथ ही हम इसके अक्षांश व देशांतरी स्थिति ज्ञात करेंगे, और चौथी जो बात होगी वो होगी भौतिक प्रदेश। यानी राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया, सबसे पहले इस भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण किसने किया, और वर्तमान के जो भूगोलवेत्ता हैं वो भौतिक प्रदेश को किस प्रकार से मानते हैं। तो इन सभी बातों पे हम चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो उससे पहले जो हम बात करते हैं कि राजस्थान जो वर्तमान में हम राजस्थान देख रहे हैं, इससे पहले भिन्न भिन्न जो भौगोलिक प्रदेश थे इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। और ये जो नामकरण है आजकल कंपटीशन एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये राजस्थान का मानचित्र है, और राजस्थान के उत्तर में जो जिला है वो है गंगानगर, और एक जिला है हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ और गंगानगर में एक नदी प्रवाहित होती है, और इस नदी को बोलते हैं घग्गर नदी। और ये जो घग्गर नदी है ये कालका की जो पहाड़ियाँ हैं, हिमाचल प्रदेश कालका की पहाड़ियाँ, ये हम कहते हैं शिवालिक पर्वत श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी से ये नदी निकलती है, और हरियाणा में बहते हुए टिब्बी हनुमानगढ़ के पेश ये राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान में इस नदी के किनारे राजस्थान का उत्तरी जो पहरी हम कहते हैं भटनेर दुर्ग अवस्थित है, और ये जो भटनेर दुर्ग है ये इसी घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। दोस्तों, ये जो भौगोलिक प्रदेश है यानी ये जो घग्गर नदी है ये प्राचीन सरस्वती नदी के पेंदे में क्या होती है, प्रवाहित होती है। और प्राचीन समय में वैदिक युग में हम मानते हैं कि सबसे उपजाऊ नदियों में जो गिनी जाती थी वो गिनी जाती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी व उसकी सहायक नदियाँ, या सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ जो है वो वैदिक युग में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती थी। और इन नदियों का जो मैदान था वो मैदान बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ था, और इस मैदान को प्राप्त करने के लिए लगातार जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो लगातार उत्तरी राजस्थान पर आक्रमण करते थे। दोस्तों, उत्तरी राजस्थान पर क्यों? क्योंकि आपको पता है कि उत्तर में एक मैदान है जिसे बोलते हैं सिंधु का मैदान। सिंधु के मैदान के उत्तर में हिमालय है, और हम कहते हैं हिमालय के जो दर्रे हैं इन दर्रों से होकर विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो भारत में प्रवेश करते थे, और सिंधु व उसके आसपास के प्रदेश को विजिट करने के बाद में वो
उत्तरी राजस्थान, या हम कहें उस समय पश्चिमी जो भारत का भाग था वहाँ पे वो आक्रमण करने आते थे। क्यों? क्योंकि ये जो मैदान है, ये मैदान उस समय उपजाऊ मैदानों में गिना जाता था, और इस मैदान को प्राप्त करने के लिए लगातार जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो उत्तरी राजस्थान पर आक्रमण करते थे। और ये जो आपको पता है कि प्राचीन जो आदि मानव है उनके जो व्यवसाय थे वो दो ही व्यवसाय थे, एक तो आखेट करना और दूसरा जो था वो था कृषि कार्य। और ये लोग जो थे वो घुमंतु प्रकार के कृषि कार्य करते थे, और इस कृषि प्रदेश को प्राप्त करने के लिए लगातार मध्य एशिया के आक्रमणकारी राजस्थान पर आक्रमण करते थे। तो उन आक्रमणकारियों से बचाव करने के लिए यहाँ के जो मूल लोग थे वो लगातार उनसे युद्ध में ग्रसित रहते थे, लगातार उनसे युद्ध करते रहते थे। और इस कारण लगातार युद्ध में व्यस्त होने के कारण ये लोग जो थे ये युद्ध में निपुण हो गए, और ऐसे प्रदेश को कहा जाता है योद्धे प्रदेश। यानी युद्ध में निपुण होते हैं उन्हें योद्धा कहा जाता है, और इस प्रदेश को योद्धे प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी योद्धे प्रदेश में राजस्थान के कौन से दो जिले आते हैं? तो हम कहते हैं गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आते हैं। दोस्तों, गंगानगर और हनुमानगढ़ के दक्षिण में जो जिला है वो है बीकानेर, और बीकानेर के पास जो जिला है वो है जोधपुर। बीकानेर और जो जोधपुर जिला है यहाँ पे प्राचीन समय में वर्षा भरपूर होती थी। मैं कहूँ कि मेसोजोइक कल्प या मेसोजोइक जो काल था, उस मेसोजोइक काल में राजस्थान में मरुस्थल के स्थान पर क्या था? समुद्र के अवशेष पाए जाते थे। यानी मेसोजोइक काल में पश्चिमी राजस्थान में मरुस्थल नहीं था, यहाँ पे समुद्र के अवशेष पाए जाते थे, और समुद्र के आसपास जो भौगोलिक प्रदेश होता है वहाँ पे वर्षा भरपूर मात्रा में होती है, और वर्षा के साथ साथ यहाँ पे तापमान भी भरपूर रहता है। और वर्षा और तापमान के कारण ये जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ पे संघन प्रकार की वनस्पति हो जाती है। संघन प्रकार की वनस्पति यानी वनस्पति के जो पांचों स्तर है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी हम कहें ऊंचे वन, हम कहते हैं मध्यम वन, और हम कहते हैं निम्न जो वन है वो यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर लताएं जो वो भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। यहाँ पे घास फूस, यहाँ पे झाड़ियाँ, ये भरपूर, यानी 1 2 3 4 और 5 स्तर जहाँ पे होते हैं वनस्पति के, वो वनस्पति प्रदेश जो होता है वो संघन वनस्पति प्रदेश कहलाता है। और मेसोजोइक कल्प में ये पूरा का पूरा भौगोलिक जो प्रदेश है, कौन सा? बीकानेर और जोधपुर, यहाँ पे वनस्पति का प्रत्येक जो स्तर था वो पाया जाता था। और वर्तमान संदर्भ में हम कहें कि जहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था होती है, जहाँ पे झाड़ी भी होती है, घास, लताएं, पेड़, सभी प्रकार के पेड़ होते हैं, उसे हम जंगल कहते हैं। और इसलिए बीकानेर और जोधपुर का जो भौगोलिक प्रदेश है इसे जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी जांगल प्रदेश के अंतर्गत राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? तो हम कहेंगे बीकानेर और जोधपुर। कौन से जिले आते हैं? बीकानेर और जोधपुर जो जिले हैं वो जांगल प्रदेश के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद में जो हम बात करते हैं, तीसरा जो जिला आता है वो आता है यहाँ पे बीकानेर चूरू। अब प्राचीन समय में जब इस क्षेत्र में वर्षा होती थी तो वर्षा का एक नियम है कि वो रेखीय रूप में क्या होने लगती है? प्रवाहित होने लगती है। जैसे ही भौगोलिक क्षेत्र में वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी है उसे ढाल के अनुरूप क्या करने लगता है? बहने लगता है, और जहाँ पे उसे अवतलाकार स्थान मिलता है वहाँ पे जाकर वो इकट्ठा हो जाता है। और राजस्थानी भाषा में ऐसा स्थान जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है उसे कहा जाता है थली प्रदेश। थली प्रदेश यानी मकान के अंदर प्रवेश करते हैं तो मकान के नीचे का जो हिस्सा उसे थली कहते हैं। और प्राचीन समय में थली प्रदेश के नाम से राजस्थान के 2 जिले जाने जाते थे, एक तो बीकानेर और दूसरा चूरू। और चूरू में भी कौन सा स्थान? सरदार शहर। हम कहते हैं थली प्रदेश के अंदर बीकानेर और चूरू का सरदार शहर जो जिला है वो क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। दोस्तों, पहला हमने कौन सा किया? योद्धे प्रदेश, गंगानगर और हनुमानगढ़। दूसरा हमने किया जांगल प्रदेश, बीकानेर और जोधपुर। तीसरा जो प्रदेश है वो हमने किया है थली प्रदेश है। और ये जो थली प्रदेश है, इस थली प्रदेश के अंतर्गत मुख्य रूप से चूरू का सरदार शहर और बीकानेर जिले को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। नेक्स्ट जो दोस्तों आप सबको पता है जोधपुर के पास है पाली, और जोधपुर और पाली को जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में प्राचीन समय में एक समाज विशेष, एक जाति विशेष का आधिपत्य था। और वो जाति जो थी
वो गुर्जर जाति थी। और गुर्जर जाति का इस भौगोलिक प्रदेश में शासन होने के कारण इस प्रदेश को गुजरात्रा प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ है जोधपुर का दक्षिणी भाग और पाली वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे गुर्जर समाज का आधिपत्य था। गुर्जर समाज के आधिपत्य के कारण ही इस भौगोलिक प्रदेश को गुजरात्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता, गुजरात्रा प्रदेश के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें जोधपुर की, और आप सबको पता है जोधपुर जो है वो एक महत्वपूर्ण नगर माना जाता है। और इस जोधपुर नगर में एक किला है, इस किले को कहा जाता है भटनेर का दुर्ग या भटनेर का किला। दोस्तों, जब हम भटनेर के किले पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे जमुआ माता का मंदिर है, और उस मंदिर पर जैसे ही पर्यटक खड़े होकर जोधपुर को निहारते हैं तो परकोटे के आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है वहाँ हमें नीला रंग दिखाई देता है। और नीला रंग दिखाई देने के पीछे कारण क्या है दोस्तों, आप सबको पता है कि प्राचीन समय में हमारे इस भौगोलिक प्रदेश में हम जो थे वो कली करते थे, और इस कली में हम नील मिलाते थे और नील मिलाकर कली करते थे। और इसलिए जहाँ पे नील मिलाकर कली की जाती है वो जो है वो कली जो है वो नीले रंग की दिखाई देती है। और इसी कारण जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास जो है वो नीले कली वाले के कारण नीला प्रदेश दिखाई देता है। और इसलिए जोधपुर को हम ब्लू सिटी यानी नीली नगरी या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। ब्लू सिटी या इसे बोलते हैं नीली नगरी के नाम से जानते हैं। इसी नीली नगरी को यानी जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि राजस्थान में जैसलमेर और जोधपुर का जो भौगोलिक प्रदेश है, यहाँ पे सौर ऊर्जा से एनर्जी खूब प्राप्त होती है, सूर्य से खूब एनर्जी प्राप्त होती है, और इसी कारण जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सूर्यनगर। अब दोस्तों, जोधपुर पाली के बाद में जो जिला आता है वो आता है जैसलमेर। और जैसलमेर वाला ये जो भौगोलिक प्रदेश है, इस भौगोलिक प्रदेश की विशेषता ये है कि यहाँ पे एक गायन शैली है जिसे बोलते हैं मांड गायन शैली। यानी राजस्थान की जो लोक परंपरा है, इस लोक परंपरा में मांड गायन शैली का बहुत ज़्यादा योगदान है। सबसे प्राचीन शैलियों में भी इसे गिना जाता है। और इस गायन शैली की विशेषता है कि इसका जो प्रारंभ है वो ध्वनि का जो उच्चारण है वो अधिक होकर किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि मांड गायन शैली जो है उसका प्रारंभ जो है उसका उच्चारण अधिक होता है, और धीरे धीरे जो उच्चारण है वो मध्यम प्रकार का होने लगता है। और ऐसा कोई भी गायन जिसका उच्चारण उच्च से मध्यम प्रकार का होता है उसे मांड गायन कहा जाता है। और इसलिए जैसलमेर को कहा जाता मांड प्रदेश। मांड के साथ साथ इसे कहा जाता है वल प्रदेश और इसे कहा जाता है दुग्गल प्रदेश। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसलमेर जो जिला है, इस जैसलमेर को प्राचीन जो सभ्यता मांड गायनी से, इसके कारण इसे मांड प्रदेश, वल प्रदेश या दुग्गल प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरा दोस्तों, आप सबको पता है कि ये जो भौगोलिक प्रदेश है, ये मरुस्थलीय जो प्रदेश है, यहाँ पे पीली मिट्टी की प्रधानता ज़्यादा। यानी जैसलमेर का आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है, इस प्रदेश की विशेषता ये है कि ये जो प्रदेश है ये पीली मिट्टी से आच्छादित क्षेत्र माना जाता है। और इस पीली मिट्टी में कांच की जो प्रधानता है, ये कांच की प्रधानता अधिक होने के कारण जैसे सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधे पड़ती है तो ये पीली मिट्टी और कांच के रंग के कारण ये जो प्रदेश है ये सोने की तरह चमकने लगता है। और इसीलिए इस प्रदेश को नाम दिया जाता है स्वर्ण प्रदेश या स्वर्ण नगर के नाम से संबोधित किया जाता है। स्वर्ण नगर के नाम से किसे? जैसलमेर को। पीली नगरी के नाम से किसे? जैसलमेर को। और ब्लू नगरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जोधपुर को संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको पता है कि इसी बेल्ट में पीथला गांव है, और पीथला जो गांव है वो पीले संगमरमर के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यानी जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो पीले संगमरमर, पीली मिट्टी
के लिए विश्व प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है हम कहते हैं पिथला गांव, वो पीले संगमरमर के लिए क्या है, प्रसिद्ध माना जाता है। दूसरा दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे एक दुर्ग है और ये जो दुर्ग है ये त्रिकुट पहाड़ी पर अवस्थित है और दुर्ग का नाम है सोनारगढ़, यानी सोने जैसा दिखने के कारण इस दुर्ग को भी सोनारगढ़ के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता है। दोस्तों ये जो भौगोलिक प्रदेश है जिसमें हमने जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इन तीनों को जब हम शामिल करते हैं तो एक नाम दिया जाता है और ये नाम है मारवाड़ प्रदेश। यानी मारवाड़ जो भौगोलिक प्रदेश है इसमें मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर वाला जो भौगोलिक, दक्षिणी बीकानेर वाला जो भौगोलिक प्रदेश है इसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप सबको पता है यहाँ पे सिरोही है और ये वाला सिरोही वाला हिस्सा है वो हम बात करते हैं कि हिमालय से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य, यानी उत्तरी भारत में हिमालय जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है वो नीलगिरी है। और आप सबको पता है अन्नामलाई पर्वत श्रेणी पर अनाईमुडी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। दोस्तों अनाईमुडी से लेकर हम कहते हैं हिमालय के मध्य अगर सबसे ऊंचा कोई भौगोलिक प्रदेश है तो वो कौन सा है, आबू पर्वत खंड है। और आबू पर्वत खंड पर सबसे ऊंची जो चोटी है वो है गुरु शिखर। और हम कहते हैं कि आबू जो है या सिरोही जो है वो राजस्थान का सबसे ऊंचा भौगोलिक प्रदेश है, इसलिए सिरोही को आबूर्द प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का अर्थ ये है कि सिरोही जो है ऊंचा होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, आबूर्द प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों सिरोही के पास ही उदयपुर, और उदयपुर जो है, उदयपुर के जो महाराणा है वो अपने को शिव के उपासक मानते थे और उदयपुर के महाराणा शिव के उपासक मानते थे, इसीलिए उदयपुर को शिवी प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता। यानी प्राचीन समय में उदयपुर को शिवी प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता था। किसके कारण, शिव जी के कारण। हम कहते हैं उबड़ खाबड़ या सर्वाधिक ऊंचा स्थान होने के कारण आबूर्द प्रदेश सिरोही को कहा जाता था। और जालोर को यहाँ के लोगों के आधार पर सुवर्ण नगर के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित। यानी उचित वर्णों के जो लोग हैं उसके कारण जालोर को सुवर्ण नगर के नाम से क्या किया जाता है, संबोधित किया जाता। दोस्तों ये तो हो गया पश्चिमी राजस्थान। हम कहते हैं पश्चिमी राजस्थान से लेकर सिरोही उदयपुर तक की हमने क्या कर लिया है, बात कर लिया है। इसमें हमने किया है गंगानगर और हनुमानगढ़ को योध्य प्रदेश के रूप में, हमने बीकानेर और जोधपुर को जांगल प्रदेश के रूप में, बीकानेर और चूरू को थली प्रदेश के रूप में, हमने बात की है जोधपुर पाली को गुजरातरा प्रदेश के रूप में, जोधपुर को ब्लू सिटी या नीली नगरी के नाम से, जोधपुर को सूर्य नगरी के नाम से, हमने बात किया जैसलमेर को मांट वल दुग्गल नाम से या स्वर्ण नगरी के नाम से, जालोर को सुवर्ण नगरी के नाम से, सिरोही को आबूर्द के नाम से और उदयपुर को शिवी के नाम से क्या क्या संबोधित किया। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों वो हम बात करेंगे यहाँ पे नागौर है और नागौर जो है वो पांडवों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यानी पांडव जो काल थे उस पांडव काल में नागौर को एक नाम दिया जाता था और वो नाम था अहिछत्रपुर। यानी प्राचीन समय में अहिछत्रपुर जो था वो किसे कहा जाता था, नागौर को कहा जाता था। दूसरा दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान, और दक्षिणी राजस्थान में जैसे हम बात करते हैं माही नदी, और माही नदी जो है वो मध्य प्रदेश से आती है, मेहंद झील से बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है, खादूगाम से बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहते हुए ये वापस जो है वो गुजरात में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों माही नदी का जो बीच वाला हिस्सा है
इस बीच वाले हिस्से को एक नाम दिया जाता है और ये जो नाम है ये दिया जाता है पुष्प प्रदेश। पुष्प प्रदेश, और पुष्प प्रदेश इसलिए क्योंकि यहाँ पे आदिवासी समाज है और आदिवासी समाज कौन सा है? भील समाज है। और भील समाज जो है वो त्योहारों पर, शादी समारोह पर एक पेय पदार्थ का प्रयोग करते हैं जिसे कहा जाता है महुआ। क्या कहा जाता है? महुआ। यानी कहने का अर्थ ये, भील समाज जो है वो माही नदी के आसपास के भौगोलिक प्रदेश में रहते हैं। माही नदी के आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश है यहाँ पे महुए का वृक्ष है और इस महुए के वृक्ष से ये लोग जो हैं वो शराबें बनाते हैं और उस शराब का प्रयोग ये लोग शादी समारोह में, खुशहाली के समय में ये लोग करते हैं। और महुए का जो फूल है वो यहाँ का मुख्य फूल माना जाता है और इसीलिए इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता है? पुष्प प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। यानी माही नदी का बीच वाला क्षेत्र जो है उस बीच वाले क्षेत्र को पुष्प प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि माही नदी का बीच वाला हिस्सा, माही नदी का बीच वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये बीच वाला जो हिस्सा है इसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा डूंगरपुर को यहाँ की क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर मेवल प्रदेश या देवल प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। दोस्तों, यानी माही नदी का बीच वाला हिस्सा और बीच वाले हिस्से में कौन सा आता है? बांसवाड़ा आता है, डूंगरपुर आता है और बांसवाड़ा और डूंगरपुर को यहाँ की क्षेत्रीय विशेषता के आधार पर मेवल प्रदेश या देवल प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात करें यहीं पे एक चीज़ और है और वो क्या है वो देखते हैं कि माही नदी है। माही नदी जैसे ही खादूगाम से प्रवेश करती है तो उत्तर में प्रतापगढ़ जिला है और इस प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य जो है वो एक मैदान है और ये जो मैदान है दोस्तों इसे बोलते हैं छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान? छप्पन का मैदान कहा जाता है। छप्पन का मैदान। देखो दोस्तों, छप्पन का मैदान इसलिए क्योंकि जैसे ही इस भौगोलिक प्रदेश में वर्षा होती है, ये जो भौगोलिक प्रदेश है ये पठारी प्रदेश है और पठारी प्रदेश होने के कारण जो है यहाँ की भूमि जो है वो पानी को ज़्यादा अवशोषित नहीं कर पाती। पानी जो है वो चारों ओर फैल जाता है और ये जो पानी फैलता है ये जैसे ही किसी झील के रूप में, किसी तालाब के रूप में जब इकट्ठा हो जाता है तो पशु जो हैं, पशु पक्षी जो है वो पानी पीने के लिए यहाँ पे आते हैं और ये जो आदिवासी लोग जो हैं वो उनका क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इन आदिवासी लोगों ने किया क्या कि इन पानी भरने वाले जो स्थान है इन स्थानों पर इन लोगों ने अपने रहने के स्थान बना लिए। यानी कहने का अर्थ इन लोगों ने अपने घरों का निर्माण इन पानी भरने वाले स्थानों पर कर लिया और माना जाता है कि 56 गांवों का समूह, यानी वो जो पानी भरने वाला जो स्थान है उन स्थानों पर इन लोगों ने झोंपड़ी बना ली। तो कुछ तो ये मानते हैं कि ये 56 गांवों का समूह है और कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं कि यहाँ पे 56 नदी नालों का क्या है? एक क्षेत्र है और इसलिए इन 56 नदी नालों गांवों के समूह को क्या कहा जाता है? 56 का मैदान कहा जाता है। मुख्य रूप से 56 का जो मैदान है वो कौन से जिले में आता है? तो याद रखना प्रतापगढ़ और दूसरा जो है वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में माही नदी का जो भाग है इसे 56 के मैदान के रूप में क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। दोस्तों, जैसे ही माही नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाते हुए गुजरती है तो इस वाली सीमा को प्रतापगढ़ में एक नाम दिया जाता है, यानी कांठल प्रदेश। यानी माही नदी का किनारे वाला जो हिस्सा है इस माही नदी के किनारे वाले हिस्से को प्रतापगढ़ में कहा जाता है कांठल प्रदेश। कांठल का अर्थ आप सब जानते हो, किनारे वाला हिस्सा। और माही नदी आपको पता है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा बनाते हुए निकलती है और प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की जहाँ पर सीमा बनाते हुए निकलती है इस नदी को कांठल प्रदेश कहा जाता है, यानी किनारे वाला हिस्सा कहा जाता है। तो इतने भौगोलिक जो नाम है वो कौन से भाग के? दक्षिणी राजस्थान। इसके अलावा एक और नाम यहाँ पे जाना जाता है। आप सबको पता है यहाँ पे बांसवाड़ा डूंगरपुर वाला जो हिस्सा है यहाँ पे एक भाषा बोली जाती है और ये जो भाषा है इसे बोली जाती है बागड़ी भाषा और इसी भाषा के आधार पर इसे कहा जाता है बागड़ प्रदेश। है क्या? मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको पता है कि ये भाषा है, यहाँ पे है राजस्थानी भाषा, दक्षिणी राजस्थान में राजस्थानी भाषा, या हम बात करते हैं मेवाड़ी भाषा, और नीचे जो है वो गुजरात है और गुजरात की कौन सी भाषा है? गुजराती भाषा, मीठी बोली वाली। तो हम कहते हैं हमारे राजस्थान की मेवाड़ी और दक्षिणी
भारत के बाद में गुजरात की गुजराती भाषा का संक्रमण होने के कारण जो है यहाँ पे एक नई भाषा का उदय हुआ और उसे हम कहते हैं बागड़ी भाषा या बागड़े प्रदेश। कौन कौन से 2 जिले आते हैं? वही बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो है, इन दोनों को इसमें क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। यानी बागड़ी भाषा जहाँ पे बोली जाती है उसे कहा जाता है बागड़ प्रदेश। और कहाँ पे बोली जाती है? हम कहते हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर में ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट दोस्तों आपको मैं बताता हूँ, यहाँ से एक नदी आती है दक्षिणी भारत से और इस नदी को कहते हैं चंबल नदी। चंबल नदी चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। कोटा बूंदी की सीमा बनाते हुए ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर में होते हुए ये नदी जो है वो यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। यूपी में यमुना नदी में जाकर गिर जाती है। इस नदी की एक विशेषता दोस्तों कि जैसे ही ये नदी राजस्थान में प्रवेश करती है ये पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग जो है वो उबड़ खाबड़ है और इस कारण से इस भाग में ये नदी जो है वो उबड़ खाबड़ प्रवाहित होती है। और जहाँ पर उबड़ खाबड़ प्रवाहित होती है इस भाग को कहा जाता उत्खात भूमि। उत्खात का अर्थ था बुरी भूमि या उबड़ खाबड़ भूमि। उत्खात भूमि कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। क्यों बनाती है? क्योंकि यहाँ पर क्या उबड़ खाबड़ क्षेत्र है और इसी उबड़ खाबड़ क्षेत्र को कहा जाता है हो प्रदेश। यानी प्राचीन समय में इस उबड़ खाबड़ जो भूमि प्रदेश था हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, और इस हाड़ौती प्रदेश को ओहो प्रदेश कहा जाता था। इसी हो प्रदेश में एक जाति का शासन था और वो जाति थी हाड़ा जाति और इसलिए इस प्रदेश को नाम दे दिया हाड़ौती प्रदेश। नाम जो है हाड़ौती प्रदेश क्यों दिया? क्योंकि हाड़ा शासकों के आधिपत्य होने के कारण इसे हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें मुख्य रूप से बारा, झालावाड़, कोटा, बूंदी आदि को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। दोस्तों जैसे ही ये चंबल नदी करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर में बहती है, यहाँ का जो भौगोलिक प्रदेश है उस प्रदेश में देखो अब उबड़ खाबड़ भूमि बनाती है और उबड़ खाबड़ भूमि में जो नीचे वाला जो भूमि होती है इसे बोलते हैं खादर और ऊपर वाली भूमि है इसे बोलते हैं बागर। और इसी बागर को यहाँ पे डांग प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। यानी नदी का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे क्या कहा जाता है? डांग प्रदेश। और डांग प्रदेश के रूप में कौन से 3 जिले जाने जाते हैं? हम कहते हैं सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जो है इन्हें मुख्य रूप से डांग प्रदेश के रूप में जाना जाता है। और यही डांग प्रदेश जब वर्षा का पानी, चंबल नदी का पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो इसी डांग प्रदेश को बीहड़ भूमि के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। यानी डांग प्रदेश में ही वर्षा के जल के कारण यहाँ पे वनस्पति उगाती है और ये जो झाड़ी नुमा जो स्थान होता है इसे क्या कहा जाता है? बीहड़ भूमि के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों हम कहते हैं कि भाई राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ कहाँ पे है? तो हम कहेंगे सवाई माधोपुर में। राजस्थान में सर्वाधिक संघन बीहड़ कहाँ पे है? तो हम कहेंगे धौलपुर में। और बीहड़ों की जो रानी है वो किसे कहा जाता है? वो करौली को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इधर ये है अलवर। अलवर और अलवर है, इसकी अलवर की सीमा है जो है वो किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। और अलवर को प्राचीन समय में कुरु प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता। कुरु प्रदेश कह दो या सालो प्रदेश कह दो। कुरु प्रदेश या हम कहते हैं सालो प्रदेश के नाम से राजस्थान का कौन सा जिला जाना जाता है? तो हम कहते हैं अलवर जिला जाना जाता है। अलवर के बाद में दोस्तों भरतपुर और ये आता है धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मत्स्य प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। मत्स्य प्रदेश के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? अलवर, भरतपुर, धौलपुर को संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आप सबको पता है कि एकीकरण हुआ था। एकीकरण के समय इस प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। अब अपना बचता है जयपुर और जयपुर के पास है दौसा और इधर है टोंक। मैं कहता हूँ जयपुर, दौसा, टोंक। और ये जो भौगोलिक प्रदेश है
यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है और नदी का नाम है ढूंढ नदी। और इस ढूंढ नदी के आसपास जो भी भाषा बोली जाती है उस भाषा को कहा जाता है ढूंढ भाषा। कौन सी भाषा है? ढूंढ भाषा के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। जो भाषा बोली जाती है ढूंढ भाषा। और इसलिए जयपुर, दौसा, टोंक वाला जो भौगोलिक प्रदेश है, इस प्रदेश को ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से क्या किया जाता है? संबोधित किया जाता है। यानी कहने का अर्थ ढूंढ नदी, ढूंढ नदी के पास जो प्रवाहित होती, ढूंढ नदी के आसपास जो लोग रहते हैं वो जिस भाषा का प्रयोग करते हैं ढूंढाड़ी भाषा, और इस भौगोलिक प्रदेश को क्या कहा जाता है? ढूंढ प्रदेश कहा जाता है। दोस्तों, ये ढूंढाड़ प्रदेश है, ये मुख्य रूप से ढूंढाड़ी बोली है, और ढूंढाड़ी बोली जो है वो कहाँ पे बोली जाती है? जयपुर और दौसा में बोली जाती है। नेक्स्ट जो बात करते हैं दोस्तों, वो हम बात करते हैं अपने शेखावाटी से। और शेखावाटी से जैसे हम चर्चा और परिचर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से आता है चूरू, चूरू के बाद में झुंझुनू और सीकर। और तीनों को ही शेखावाटी किस लिए कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे राव शेखा की क्या थी? ये कर्म भूमि थी। यानी आमेर से आकर राव शेखा ने अपना राज्य बसाया, और इस कारण से इस राज्य वाले स्थान को चूरू, झुंझुनू, सीकर को शेखावाटी के नाम से संबोधित किया जाता है। और हम कहते हैं कि झुंझुनू से लेकर सीकर की जो पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में तंवर शासकों का क्या था? आधिपत्य था। और इसलिए इस भौगोलिक प्रदेश को एक नाम दिया जाता है, और ये जो नाम है यह तोरावाटी प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? तोरावाटी प्रदेश के रूप में राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश जाना जाता है? तो हम कहते हैं अलवर की पहाड़ियों से लेकर झुंझुनू की पहाड़ियाँ, यानी अलवर की पहाड़ियों से लेकर झुंझुनू, इनमें मुख्य रूप से हम बात करेंगे कौन से दो जिले आते हैं? झुंझुनू और सीकर को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। दोस्तों, एक जो प्रदेश रहता है वो रहता है मेवाड़, और एक आता है मेरवाड़ा, और तीसरा आता है गोडवाड़ प्रदेश। और जैसे ही हम ये तीनों भौगोलिक प्रदेश कर लेंगे तो हमारा जो सामान्य परिचय से संबंधित जो बात है वो कंप्लीट होती है। हम कहते हैं मेवाड़ में, तो मेवाड़ में जैसे ही चर्चा करते हैं तो मुख्य रूप से आपको पता है उदयपुर, उदयपुर के बाद में हम बात करते हैं चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में ये जो भौगोलिक प्रदेश है इसे हम बोलते हैं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा यानी कहने का अर्थ है मेवाड़ में मुख्य रूप से दक्षिणी राजस्थान के एक तो उदयपुर आता है, एक चित्तौड़ आता है, और एक कौन सा आता है? भीलवाड़ा आता है। और इन तीनों ही प्रदेशों को क्या कहा जाता है? मेवाड़ प्रदेश कहा जाता है। दूसरा हम बात करते हैं गोडवाड़ प्रदेश, और गोडवाड़ प्रदेश जो है वो लूनी नदी का जो बेसिन है इसमें मुख्य रूप से सिरोही, जालोर और बाड़मेर। और सिरोही, जालोर और बाड़मेर का जो भौगोलिक प्रदेश है इसे क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश के नाम से संबोधित किया जाता है। अब आता है मेरवाड़ा, और मेरवाड़ा की जैसे हम बात करते हैं तो एक तो आता है अजमेर, और अजमेर के बाद में दूसरा आता है राजसमंद। यानी कहने का अर्थ है अजमेर और राजसमंद की जो पहाड़ियां हैं, ये जो पहाड़ियां हैं ये मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहलाती हैं। और ये जो भौगोलिक प्रदेश है, ये भौगोलिक प्रदेश जो है वो मेरवाड़ा प्रदेश कहलाता है। और दोनों ही जो है यानी अजमेर और राजसमंद ये क्या करते हैं? इसके उत्तर और पश्चिम में जो भौगोलिक प्रदेश है वो है मारवाड़, और इसके दक्षिण में है मेवाड़। और हम कहते हैं कि मेरवाड़ा की जो पहाड़ियां हैं ये मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश से क्या करते हैं? अलग करते हैं। यानी कहने का अर्थ ये है कि मेरवाड़ा की पहाड़ियां जो है इसके पास उत्तर में है मारवाड़ का मैदान, और इसके दक्षिण में क्या है? मेवाड़ का पहाड़ी प्रदेश। तो देसी भाषा में यही प्रश्न बनता है कि मारवाड़ के मैदान को
मेवाड़ की पहाड़ियों से अलग करने वाला भौगोलिक प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर आएगा मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में हैं? तो हम कहेंगे अजमेर और राजसमंद जिले में अवस्थित। तो दोस्तों ये जो है ये राजस्थान का सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय में हमने उन पहलुओं को छुआ है जो आजकल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यानी कहने का अर्थ है राजस्थान के नवीन जो भौगोलिक प्रदेश है इन्हें प्राचीन नाम से क्या क्या नाम से जाना जाता है। तो इसलिए हमने उत्तर से लेकर दक्षिण, हमने पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो ये परिचय वाली बात थी ये कंप्लीट कर ली। और नेक्स्ट जो क्लास होगी दोस्तों उस क्लास में हम राजस्थान के नामकरण से लेकर राजस्थान की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं इन भौगोलिक विशेषताओं पर बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो अपने जो दोस्त हैं उन दोस्तों के साथ आप अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जो चित और परिचित जो व्यक्ति है उन तक चैनल की जो विशेषताएं हैं ये पहुँचे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।